रंजाज क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनवीएस, नेट, जेआरएफ आदि की, तो आप हमारे चैनल रंजाज क्लासेस के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित प्रैक्टिस सेट। इसके पहले वाले पार्ट में हमने राज्य की उत्पत्ति की कुछ सिद्धांत देखे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? ए, वैज्ञानिक प्रगति, बी, प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, सी, राष्ट्रीय चेतना का विकास, या डी, धर्म का बढ़ता प्रभाव। तो फ्रेंड्स, का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, राष्ट्रीय चेतना का विकास। राज्य के विकास के में का एक महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्र के विकास के आवश्यक तत्व हैं कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? रक्त संबंध है, धर्म है, और शक्ति है, आर्थिक आवश्यकताएं आदि, ये और है राष्ट्रीय चेतना या राजनीतिक चेतना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व या उत्तरदायी तत्व कौन सा है? राष्ट्रीय चेतना का विकास राज्य के विकास के लिए सबसे उत्तरदायी तत्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए, हर्बर्ट स्पेंसर, बी, मिल्टन फ्रीडमैन, सी, मार्क्स, या डी, वेंथम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हर्बर्ट स्पेंसर की सावयवी अवधारणा का मतलब है कि राज्य एक शरीर है, वो एक शरीर मानता था राज्य को। तो उसकी पुस्तक सोशल स्टैटिक्स और उसके निबंध ऑर्गेनिज्म में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। प्लेटो, अरस्तु आदि विद्वानों की तरह वह राज्य की तुलना जीव से न करके राज्य को स्वयं एक जीव मानता है। मतलब प्लेटो और अरस्तु ने राज्य की तुलना किससे की है? एक जीव से की है, एक शरीर से की है, लेकिन वो उसने तुलना नहीं की, उसने राज्य को ही एक शरीर माना है। उसके अनुसार जीवों की तरह समाज का भी जन्म होता है, उसका अंत भी होता है। जिस प्रकार शरीर में अनेकों कोशिकाओं का निर्माण एवं क्षय होता है, ठीक वही स्थिति समाज की भी है। मतलब समाज भी उत्पन्न होता है या राज्य, और उसका भी अंत होता है। समाज की कोशिका यानी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो साथ साथ नई कोशिका यानी व्यक्तियों का जन्म भी होता है। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का है कि मतलब कि हर्बर्ट स्पेंसर ने जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? ये कथन किसका है? ए, हीगल, बी, वेबर, सी, ब्लंशली, या डी, हर्मन फाइनर। तो फ्रेंड्स, ये जो कथन है वो बी, वेबर का है। फ्रेंड्स, राज्य की जो परिभाषा है वो सबसे पहले किसने दी थी? राज्य की परिभाषा शक्ति के रूप में वो दी थी, मैकियावेली ने दी थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रसिद्ध जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने राज्य की समाज वैज्ञानिक परिभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए यह विचार व्यक्त किया कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। मतलब ये कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। मतलब एकाधिकार करना, शक्ति का प्रयोग करना। तो ये कथन किसका है फ्रेंड्स? बी, वेबर का। अगला प्रश्न देखते हैं, यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्यु, पोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। मतलब ये कथन किसका है कि केवल शक्ति से ही राज्य का जन्म नहीं होता, अगर ऐसा होता तो दस्यु, पोत और विद्रोहकारी और सेना भी राज्य बन जाते। ये कथन किसका है? ए, फ्रेडरिक एंजल्स, बी, रॉबर्ट मैकाइवर, सी, H.J. लॉस्की, या डी, मैक्स वेबर। तो ये जो कथन है फ्रेंड्स ये है बी, रॉबर्ट मैकाइवर का। मैकाइवर राज्य की उत्पत्ति में शक्ति को
एक तत्व अवश्य मानते थे, परंतु उसकी भूमिका को गौड़ स्थान देते हैं। मतलब उन्होंने राज्य की उत्पत्ति में शक्ति को एक आवश्यक तत्व तो माना है, लेकिन उसे गौड़ स्थान दिया है। मैकाइवर का कथन है कि यह समझना बहुत बड़ी गलती है कि जिस किसी असभ्य जाति में हमें कोई सरदार दिखाई पड़े वही हम राज्य की स्थिति मान लें। हम यह नहीं बता सकते कि राज्य का कब और कहाँ प्रारंभ हुआ। नेतृत्व एवं अधीनता की विश्वव्यापी प्रवृत्ति में यह अंतर्निहित है, परंतु जब सत्ता शासन का रूप धारण कर लेती है तो रीति रिवाज कानून की शक्ल ग्रहण कर लेते हैं, तो राज्य उत्पन्न होता है। मतलब जब राज्य उत्पन्न होता है, जब रीति रिवाज कानून की शक्ल धारण कर लेती है और सत्ता शासन का रूप धारण कर लेती, तब राज्य का जन्म होता है, ना कि केवल शक्ति से। मैकाइवर आगे कहता है कि राज्य का विकास शक्ति के कारण नहीं, यद्यपि विकास क्रम में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब शक्ति के कारण राज्य का जन्म नहीं हुआ है, केवल उसका महत्वपूर्ण स्थान है शक्ति का राज्य के विकास क्रम में। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। ए हॉब्स, लॉक, रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू। बी हॉब्स, रूसो, मॉन्टेस्क्यू एवं लॉक, या लॉक, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो, या डी हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा करेक्ट आंसर वो होगा डी हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हॉब्स है ये 1588 ईस्वी में, और लॉक का है 1632 ईस्वी में, मॉन्टेस्क्यू 1689, रूसो 1712। हॉब्स 1588, लॉक 1632। तो मतलब पहले कौन आता है? हॉब्स, पहले नंबर पर हॉब्स, दूसरे पर लॉक, तीसरे पर मॉन्टेस्क्यू, चौथे पर रूसो। इस हिसाब से क्या क्रम बनेगा? हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? फ्रेंड्स ये ए सेवाइन, बी सीले, सी वारकर, या डी वेपर। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से पूछा है, और ये कथन जो है वो है बी सीले का है। कई अलग अलग तरीके से पूछ लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स किस तरह से, किसने कहा इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के बिना फल नहीं, तथा राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। और ये इधर देखिए, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। और अगला है कि इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है, और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फलहीन है। किसका कथन है? तो इन सब के जो कथन ये जो है तीनों, ये सीले के ही है कि इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र का कोई महत्व नहीं है, और नागरिक शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई महत्व नहीं है। तो ये जो कथन है फ्रेंड्स ये सीले का है। इसके बारे में सीले कहता है कि इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है। तो वो क्या हो गया? भूतकालीन जो लेखा जोखा होता है उसका, तो वो इतिहास हो गया। और राजनीतिक विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन, अगर हम पढ़ेंगे तो सब भूत, वर्तमान, भविष्य का अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब इतिहास संबंधित है राजनीति के साथ। तो इन दोनों के बीच संबंधों को दर्शाते हुए सीले ने कहा है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है। मतलब राजनीति के बिना इतिहास का कोई मतलब नहीं है, और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। सीले पुनः कहते हैं कि राजनीति उच्छृंखल हो जाती है यदि इतिहास द्वारा उसे उदार नहीं बनाया जाता, तथा इतिहास कोरा साहित्य रह जाता है यदि राजनीति से उसका विच्छेद हो जाता है। तो ये जो कथन है फ्रेंड्स ये किसका है? ये सीले का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ए प्लेटो, बी बेंथम, सी हॉब्स, या डी वर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सी हॉब्स। आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लिवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। हॉब्स सामाजिक समझौता के सिद्धांत में कहता है कि मैं व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार एवं शक्ति इस शर्त पर समर्पित करता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इसी तरह समर्पित कर दो।
इस तरह समझौते के परिणाम स्वरूप समुदाय संयुक्त होगा और राज्य का निर्माण होगा। हॉब्स के अनुसार यही उस महान देवता लिव्याथन का जन्म होता है जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति एवं सुरक्षा निर्भर है। तो हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लिव्याथन को अपने सभी अधिकार सौंप दिए थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? ए लॉक, बी रूसो, सी हॉब्स और डी लीकॉक। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सी हॉब्स। फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट में मैंने हॉब्स से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं, फिर अगले में कुछ लॉक से भी संबंधित है। अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें रूसो और सामाजिक समझौता सिद्धांत और दैवी सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो अभी एक जगह इकट्ठा है हॉब्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत से, वो सभी एक ही प्रैक्टिस सेट में रख दी ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। तो प्रश्न था कि किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का लोगों के विरुद्ध युद्ध था? तो ये जो कथन है ये हॉब्स का है। हॉब्स जो था वो इंग्लैंड का था और उसके समय में उसने युद्ध ही देखा है, तो इसलिए उसने अपने लिव्याथन में इसी अवस्था का वर्णन किया है। तो थॉमस हॉब्स प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। कौन थे? आंग्ल दार्शनिक यानी इंग्लैंड के थे और राजनीतिक विचारक भी थे। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। उसके अनुसार तो व्यक्ति असभ्य था, नीच था, बस संघर्ष करता रहता था, एक दूसरे स्वार्थपरक था, एक दूसरे से युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। और हॉब्स ने लिखा है कि हम मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 मुख्य कारण देखते हैं। कौन संघर्ष होगा तो उसके कारण भी होंगे, तो कौन कौन से 3 मुख्य कारण बताए उसने? प्रतिस्पर्धा, भय और यश। इन 3 कारणों से संघर्ष होते हैं। या तो आपकी किसी से प्रतिस्पर्धा होगी, या आप किसी से भय करते होंगे, डरते होंगे, या यश प्राप्ति के लिए आप संघर्ष करेंगे। इन 3 कारणों के लिए व्यक्ति संघर्ष करता था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था? ए एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अकाल्पनिक था, या बी एकांकी किंतु शांतिपूर्ण था, सी सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्र था, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस प्राकृतिक अवस्था में कैसा था? तो हॉब्स ने तो बुरे रूप में चित्रण किया है प्राकृतिक अवस्था का। तो कैसा था वो? एकाकी, निर्धन, निंदनीय और अकाल्पनिक था प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य। तो इसका जो कथन होगा वो होगा ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न है, हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज जिसका युग था? ए शांति और समृद्धि, बी निरंतर संघर्ष, सी शांति और स्वभाव, या डी धार्मिक शासन। तो हॉब्स के अनुसार बताना है कि प्रकृति का राज्य किसका युग था? तो किसका था? निरंतर संघर्ष का। उसने कहा था युद्ध की स्थिति रहती थी हर वक्त। इसका करेक्ट आंसर होगा बी निरंतर संघर्ष। अगला प्रश्न है, इनमें से किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? यानी ये जो क्रांतियों के बारे में लिखा है, कौन सी क्रांति को लॉक के विचारों से प्रेरणा प्राप्त हुई है? ए 1655 की हिंसक क्रांति, बी 1642 का गृह युद्ध, या सी 1650 की स्वर्णिम क्रांति, या डी 1688 की स्वर्णिम क्रांति। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी 1688 की स्वर्णिम क्रांति। 1688 की इंग्लैंड की स्वर्णिम क्रांति से लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई। लॉक ने इसका समर्थन किया जिसके कारण इसे क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है। यानी लॉक को 1688 की जो स्वर्णिम क्रांति है उसका दार्शनिक कहा जाता है। इसके जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि लॉक का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। यानी इसका सबसे प्रमुख कौन सा ग्रंथ है? टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। और लॉक अपने विचारों के लिए द लॉज ऑफ इक्लेसिस्टिकल पॉलिटी के लेखक रिचार्ड हुकर के ऋणी थे। तो ये जो लॉक के विचारों से किसे प्रेरणा मिली? 1688 की इंग्लैंड की स्वर्णिम क्रांति को। अगला प्रश्न है फ्रेंड,
प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह कथन किसका है? ए हॉब्स, बी रूसो, या सी लॉक का, या डी टी.एच. ग्रीन का। तो फ्रेंड्स अब देखिए इसमें किसकी बात की जा रही है? प्राकृतिक अवस्था में शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की भावना का। ये जो हॉब्स ने जो प्राकृतिक मनुष्य का जो चित्रण किया उससे बिल्कुल विपरीत है। और ये जो है स्टेटमेंट है ये किसका है? लॉक का है। लॉक ने अपने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, राज्य की उत्पत्ति की सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया है। ए सीमित राजतंत्र की अवधारणा को, बी निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को, सी कुलीन तंत्र की अवधारणा को, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बताना है कि जो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत में उसने लॉक ने किस अवधारणा का समर्थन किया है? राज्य की। तो उसने किस अवधारणा का समर्थन किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ए सीमित राजतंत्र का। उसने राज्य की शक्तियों को सीमित माना है। जॉन लॉक ने जिस सामाजिक अनुबंध का विवेचन किया है उसमें नागरिकों द्वारा राज्य को केवल उन्हीं अधिकारों को सौंपने का समर्थन करता है जिससे कुछ अव्यवस्था उत्पन्न होने का खतरा है। मतलब जैसे अराजकता वगैरह फैले तो इसके लिए उसने राज्य को अधिकार दिए हैं कि वो नियंत्रण में कर सकता है, लेकिन शेष अधिकार जो वह प्राकृतिक अवस्था में उपभोग करता था उसके पास ही रहते हैं। व्यक्ति ने वो राज्य को नहीं सौंपे हैं, तो उसने उस राज्य को एक सीमित अवधारणा दी है अधिकारों की। अतः लॉक निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन ना करते। उसने निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन नहीं किया है। निरंकुश का मतलब है कि राजा के हाथ में ही सब कुछ है, सब कुछ राजा के हिसाब से ही होगा, लेकिन उसने निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन न करते हुए सीमित राजतंत्र का समर्थन किया है, जो कि हॉब्स से बिल्कुल विपरीत है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है। ए राजनीतिक निरंकुशवाद को न्याय संगत ठहराने के लिए, बी न्याय के अंग की सर्वोच्चता को न्याय संगत ठहराने के लिए, या सी उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए, या डी राज्य के प्रति नागरिकों की पूर्ण निष्ठा को न्याय संगत ठहराने के लिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर है वो है सी उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यह किसने लिखा है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता? ए स्पिनोजा, बी बर्नार्ड शॉ, सी बार्कर, या डी गार्नर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए स्पिनोजा। स्पिनोजा ने हॉब्स के लिव्याथन की आलोचना करते हुए लिखा था कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।